ओके, सो लास्ट टाइम राउंड हमने बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट लाइक स्टार्टिंग टू एनालाइज आवर डेटा। अब हम इसी चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग द डेटा। तो हमने डेटा का एक इनिशियल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया था। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद जो अगला स्टेप है वो प्री प्रोसेसिंग द डेटा है, और उसके बाद हम मज़ीद स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जो हाउसिंग डेटा हमने चूज़ किया था दैट वाज कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा, जो sklearn के अंदर दस्तयाब है। उसको हमने लास्ट टाइम लोड किया था और उसको मुख्तलिफ एंगल से देखा था कि उसके डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स किस किस्म के हैं, उसके अंदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या बता रही हैं, उसके अंदर वेरिएशंस या रेंजेस क्या हैं, और हमने कोरिलेशंस को भी देखा था। आज हम बात करेंगे कि हम इस डेटा को प्री प्रोसेस अगर करते हैं तो प्री प्रोसेसिंग का क्या मुराद है, से क्या मुराद है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, और हम ये कैसे अप्लाई करते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू इट, अगर कोई सवाल है फ्रॉम दी प्रीवियस आउटिंग तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिन्हें हम प्री प्रोसेसिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। डेटा को अल्टीमेट इस्तेमाल से पहले प्री प्रोसेस करना ज़रूरी होता है, डेटा को समझना ज़रूरी होता है और उसको प्री प्रोसेस करना भी ज़रूरी होता है। अब प्री प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? प्री प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कंसिडर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक अहम चीज़ होती है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल कि हमारा जो डेटा है उसके अंदर कोई वैल्यूज़ मिसिंग हो। तो वो मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे डेटा सेट में टोटल 10,000 रोज़ हैं और उसमें 10 कॉलम्स हैं, तो फ़र्ज़ करें कोई एक कॉलम ऐसा है जिसके अंदर 10,000 में से सिर्फ 1,000 वैल्यूज़ हैं, बाकी 9,000 जगहों पे आपके पास अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है। तो उस सूरत में आप उस कॉलम को कैसे देखेंगे, और उन रोज को कैसे देखेंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज क्रूशियल टू एड्रेस before we get on with the further analysis and insights from the data. So handling missing values is one aspect in pre-processing data. In addition to that, we will be talking about other things as well. अब मिसिंग वैल्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार हो सकता है। यहाँ हम पहले कुछ लाइंस में तो सिर्फ डेटा सेट को दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑल्दो द इंपोर्ट वाज ऑलरेडी डन बट आई हैव जस्ट नेम्ड इट एज डीएफ नाउ। सो हमने डेटा फ्रेम्स के लिए पैंडास को इंपोर्ट किया, पैंडास एज पीडी, और एस्केलन को इंपोर्ट से एस्केलन से हमने कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा को फेच किया, और फिर हाउसिंग डेटा हमने यहाँ पे रीड कर लिया और एक पाइथन पैंडास के अंदर डेटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर हमने हाउसिंग डेटा को रख लिया। उस डेटा फ्रेम का नाम हमने डीएफ रख दिया। अब हम सारे के सारे डेटा को डीएफ के नाम से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेटा फ्रेम के ऊपर, जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर हमारे पास कैलिफोर्निया हाउसिंग प्राइसेस का पूरा डेटा अब दस्तयाब है। हाउसिंग डॉट डेटा जो है हमने बेसिकली डेटा फ्रेम को असाइन कर दिया। अब डेटा फ्रेम जो है हम इसके ऊपर एक मेथड कॉल करते हैं जो कि लाइक पैंडास के अंदर बिल्ट इन मेथड है, दैट इज नल। अब ये जो इज नल मेथड है ये बेसिकली चेक करता है कि पूरे डेटा फ्रेम के अंदर जिसमें तमाम रोज और तमाम कॉलम्स आते हैं, उन तमाम कॉलम्स के अंदर, हर कॉलम के अंदर कितनी कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 10 कॉलम्स तो ये 10 कॉलम्स के अगेंस्ट, उन हर एक कॉलम्स के अगेंस्ट काउंट बता देगा कि आपके पास कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। और फिर आप क्या करते हैं, इसके ऊपर इज नल वो आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद डॉट सम। सो बेसिकली ये करेगा कि पहले कॉलम के अंदर जितनी मिसिंग वैल्यूज हैं उनका सम बता देगा, दूसरे कॉलम के अंदर जितनी मिसिंग वैल्यूज हैं उनका सम बता देगा, एंड सो ऑन सो फॉर जितने भी कॉलम्स के अंदर जितनी भी मिसिंग वैल्यूज हैं ये उन तमाम का सम हमें कम्युनिकेट कर देगा। सो वी यूज दिस लाइन डेटा फ्रेम डॉट is null to identify the null values, and then we further call dot sum on top of it to sum up the values
that are not found or that are null in the data set. अब ये जो हमने काउंट लिया है यहाँ पे, इसको हम एक फर्दर फॉर एग्जांपल वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, हम उसका नाम रख देते हैं मिसिंग वैल्यूज, राइट। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं कि मिसिंग वैल्यूज के अंदर सिर्फ वो फीचर्स जिनकी मिसिंग वैल्यूज जीरो से ज्यादा है, बिकॉज देयर कैन बी फीचर्स जिनके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू ना हो, और देयर कैन बी फीचर्स जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज हो। तो हम फर्दर अगर इस चीज को अलग से रिपोर्ट करना चाहें कि सिर्फ वो फीचर्स हम बताना चाहते हैं जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हम उसको इस बूलियन कंडीशन की मदद से कपल करके यूं देख सकते हैं। सो वी कैन यूज फॉर एग्जांपल मिसिंग वैल्यूज, और मिसिंग वैल्यूज के अंदर से हम फर्दर अगर कंडीशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं, तो हम मिसिंग वैल्यूज ओवरऑल लिखते हैं और फिर उसके अंदर एक कंडीशन लिखते हैं, दैट इज कि ओनली दोज वेयर मिसिंग वैल्यूज इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो वी नो कि मिसिंग वैल्यूज के अंदर तमाम फीचर्स की मिसिंग वैल्यूज का सम है। तो हम यहां ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो फीचर्स सेलेक्ट कर लें जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज का सम जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा है। तो हमने दो वेरिएबल्स यहां पे बना लिए, एक मिसिंग वैल्यूज जिसके अंदर तमाम फीचर्स के अंदर तमाम कॉलम्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज का सम है, और एक फीचर्स विद मिसिंग वैल्यूज जहां पे हम सिर्फ वो फीचर्स बता रहे हैं जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, यानी जिनके अंदर मिसिंग वैल्यूज का सम जीरो नहीं है, राइट। और फिर हम इन दोनों को प्रिंट कर देते हैं, मिसिंग वैल्यूज को भी और फीचर्स विद मिसिंग वैल्यूज को भी। सो इफ यू सी बेसिकली हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन तमाम के अंदर बेसिकली कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। सो वन गुड थिंग अबाउट फॉर एग्जांपल दिस डेटा सेट इज दैट दिस डेटा सेट comes with no missing values, तमाम कॉलम्स इसके अंदर फिल्ड हैं, तो हमें मिसिंग वैल्यूज का प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं करना पड़ा बज़ाहिर। उसके बाद जो लास्ट चीज हमने प्रिंट की थी फीचर्स विद मिसिंग वैल्यूज, अगर कोई फीचर ऐसा होता जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज होती, तो फिर यहाँ पे हमें सीरीज के अंदर उसका नाम मिल जाता। सो लाइक वट एवर इट कुड बी, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें एवरेज रूम्स के अंदर कहीं कोई मिसिंग वैल्यू 2 3 4 5 थी, तो यहाँ पे हमें एवरेज रूम्स का नाम मिलता, या और भी अगर कोई होता तो हम उसको यहाँ पे देख पाते। सो इस केस में हमारे पास मिसिंग वैल्यूज नहीं है। ओके, अगर मिसिंग वैल्यूज होती उसका क्या मतलब होता। हम जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम एक पैंडा सीरीज क्रिएट करते हैं, एक डमी डेटा का वेरिएबल लेते हैं, हम एक पैंडास की सीरीज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज नन कर देते हैं। नाउ नन विल इंडिकेट अ मिसिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल इन दिस केस, सो वी हैव 1 2 3 a missing value, then 5 6, then a missing value, then 8 9, and then again a missing value, right। तो हमारे पास तीन मिसिंग वैल्यूज हैं, जबकि हमारे पास 7 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अब इस डेटा के ऊपर अगर हम मिसिंग वैल्यूज का एनालिसिस यही परफॉर्म करें जो अभी हमने किया था, तो फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल सीरीज को अगर आप प्रिंट करेंगे तो जाहिर है आपके पास जो ओरिजिनल सीरीज है उसमें 3 मिसिंग वैल्यूज हैं, हम उसको प्रिंट करके यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब अगली चीज है कि अगर मिसिंग वैल्यूज हैं, हम उसके साथ क्या सकते हैं फिर। देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन कंसिडर। एक बहुत ही सादा चीज तो यह की जा सकती है कि आप वो रोज या वो कॉलम्स जिनमें मिसिंग वैल्यूज हैं, आप उन्हें अपने डेटा सेट से एक्सक्लूड कर दें। ये एक्सक्लूजन जो है वो रो वाइज भी हो सकती है, कॉलम वाइज भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें आपके पास 10,000 रोज हैं एक डेटा सेट के अंदर और 10 कॉलम है, उसमें कोई एक कॉलम ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ 10 20 30 वैल्यूज हैं, right? In that case, you might consider dropping that column because this column has very limited values and it might not communicate anything good about the whole scenario. तो हम उस कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इसको यूं देखें कि आपके पास एक कॉलम है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 या 20 वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है, उस सूरत में लाइक आपके पास उस कॉलम में बाकी वैल्यूज तो हैं, तो कॉलम को ड्रॉप करना शायद अच्छी ऑप्शन ना हो। आप सोच सकते हैं कि आप इन रोज को ड्रॉप कर दें,
सो ये सिर्फ 7, 8, 9, 10 रोज होंगी जिन्हें आप ड्रॉप करेंगे, राइट? दीज आर द पॉसिबल थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ, राइट? अच्छा, अब जाहिर है ड्रॉप करना हमेशा अच्छी ऑप्शन नहीं होती, बिकॉज जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपके डेटा सेट का साइज डिक्रीज करता है। अब अगर ये डिक्रीज बहुत कम है तो यू माइट कंसिडर ड्रॉपिंग इट, लेकिन अगर ये ड्रॉप किसी एतबार से सिग्निफिकेंट है, मिसाल के तौर पे आपके पास 10,000 में से 7500 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो अब आप कॉलम ड्रॉप करें तो भी एक सिग्निफिकेंट लाइक ड्रॉप आएगा, और अगर आप रोज ड्रॉप करें तो वो भी 2500 के करीब रोज होंगी, तो इट विल ऑल्सो बी अ सिग्निफिकेंट थिंग। सो what if we want to look for some other technique? अगर हम ड्रॉप ना करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हम ड्रॉप ना करें तो हमारे पास फिर एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं डेटा इम्प्यूटिंग। सो इम्प्यूटिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम वो मिसिंग वैल्यूज जो हैं उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। अब यहां हम एक बज़ाहिर कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं कि फिलिंग मिसिंग वैल्यूज को फिल करने का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिकली तो वो वैल्यूज हमें दस्तयाब नहीं है, लेकिन हम उन्हें किसी ना किसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन वे टू डू दिस वन वेरी सिंपल वे टू डू दिस कुड बी कि आपके पास अगर एक कॉलम है जिसके अंदर लाइक एज आई सेड 10,000 वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन उसमें से 2,000 वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है? तो आप एक सादा सी टेक्निक ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप 8,000 वैल्यूज का मीन लें, और बाकी 2,000 जगहें जहां पे वो वैल्यूज नहीं है, आप उन तमाम जगहों पे उन 8,000 वैल्यूज का मीन प्लेस कर दें। अब जाहिर है हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमने फिलिंग की है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ठीक है, हमने रेस्ट ऑफ द डेटा के ट्रेंड को ही फॉलो किया है इसके अंदर। दिस इज वन वेरी सिंपल मीन बेस्ड इंप्यूटिंग टेक्निक कि आप मीन फिलिंग कर दें, ठीक है? इसके अलावा ज़ाहिर है बहुत सारी एडवांस्ड टेक्निक्स भी एग्जिस्ट करती हैं डेटा को फिल इन करने के लिए। मिसाल के तौर पे ऐसी टेक्निक्स भी हैं जो ये कहती हैं कि आप जो वैल्यू मिसिंग है उसके करीब तरीन जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उन वैल्यूज को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दें और उनके मुताबिक उस वैल्यू को फिल इन करें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ओवरऑल मीन से इसको फिल इन कर दें। बट लाइक देयर कैन बी लाइक डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू कैन टॉक अबाउट। इन दिस केस हम सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपके पास ये डमी डेटा है जिसके अंदर 3 वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है? आप फॉर एग्जांपल इसमें मीन फिलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। आप कहते हैं डमी डेटा के अंदर 1 2 3 नन, 5 6 नन, 8 9 नन, राइट? 7 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, 3 वैल्यूज नल हैं, 3 वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहते हैं फिल एनए। फिल एनए इज अ मेथड that can be used to fill in the missing values. इसका मतलब ये है कि आप पैंडास डेटा फ्रेम को ये कह रहे हैं कि आप वो तमाम जगहें जहां पे नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या जहां पे मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उनको फिल कर दें, और फिर आप इस मेथड के अंदर ये बताते हैं कि किस चीज से फिल करना है। आप ये कह रहे हैं कि आप उनको फिल कर दें डमी डेटा डॉट मीन से, राइट? सो इसका मतलब क्या होगा कि आप डमी डेटा के अंदर जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उनका मीन लेंगे, और वो जगहें जहां पे वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती वहां पे उस मीन की वैल्यू फिल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप 1 2 3 5 6 8 9 इन 7 वैल्यूज का मीन ले रहे हैं, राइट? विच वुड बी लाइक आई गेस 4 पॉइंट समथिंग और सो। आप इन 7 वैल्यूज का मीन ले रहे हैं, और वो 3 जगह जहां पे वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, नन 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 एग्जिस्ट करता है, वहां तीनों जगहों पे ये मीन जो है वो उस जगह को फिल कर देगा, राइट? और आप इसको असाइन करते हैं एक वेरिएबल को डेटा मीन इम्प्यूटेड, कि आपका जो डेटा है उसको आपने मीन से इम्प्यूट कर दिया है, उसके बाद इसकी शक्ल क्या है, राइट? तो हमने डेटा को पहले भी प्रिंट किया और उसके बाद भी प्रिंट किया। तो पहले जो प्रिंट किया उसमें आपके पास 1 2 3 नॉट अ नंबर, 5 6 नॉट अ नंबर, 8 9 नॉट अ नंबर, ये आ रहा था, ठीक है? और जब आपने मीन इम्प्यूटेशन अप्लाई कर दी तो उन तमाम वैल्यूज का मीन कंप्यूट हुआ, जो मीन आया वो था 4.857143, और जब आपने इसको फिल इन किया तो 1 2 3 के बाद मीन,
5 6 के बाद मीन और 8 9 के बाद मीन आ गया, right? So this is one way to handle the missing values in your data कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करें, उसका सम करें। इज एन ए के जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। उसके मुताबिक आपको पहले ये डिसाइड करना है कि क्या ये वैल्यूज जो हैं इसमें आपको कॉलम को ड्रॉप कर देना चाहिए या रेलेवेंट रो को ड्रॉप कर देना चाहिए, या अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आप अगर इसको फिल इन करना चाहते हैं, डेटा को रखना चाहते हैं, डेटा का वॉल्यूम मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इसको किसी चीज से फिल इन कर सकते हैं। वन वेरी सिंपल टेक्निक टू फिल इन इज use the mean of the rest of the data in the column to fill in that value. So did it make some sense? If you have any questions or doubt, please let me know. Okay, so the next thing is हमने जनरली यहाँ पे लिखा है कि इम्प्यूटेशन कैसे अप्लाई की जाती है और रिमूवल कैसे किया जाता है। तो अगर आप इम्प्यूटेशन करना चाहते हैं तो आप डेटा फ्रेम और उसका फीचर बताते हैं जिसके ऊपर आप इम्प्यूटेशन कर रहे हैं, डॉट फिल एन ए। ये अभी हमने यही सिंटैक्स ऊपर इस्तेमाल किया था, और उसके अंदर आप क्या बताते हैं कि इसको फिल किस चीज़ से करना है। अगर आप उसे फॉर एग्जांपल किसी कांस्टेंट वैल्यू से फिल करना चाहते हैं तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फिल इट विद द मीन, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और ये जो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, probably we talked about it last time as well. In place is equal to true का मतलब बेसिकली ये बनता है कि दो सूरतें हैं कि ये जो आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ये ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर ही होगी, या आप ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर नहीं करेंगे बल्कि आप डेटा सेट की एक नई कॉपी क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर ये अपडेशन होगी, राइट? सो अगर आपने लिखा है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब यह है कि आप इसकी डेटा की नई कॉपी क्रिएट नहीं करना चाहते इन मॉडिफाइड वैल्यूज के साथ, बल्कि आप ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल डेटा सेट है उसी के अंदर ये मॉडिफिकेशन कर दी जाए, राइट? अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि आप ओरिजिनल डेटा को वैसे ही रहना देना चाहते हैं और आप एक नई कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर आप ये फिलिंग कर रहे होंगे, राइट? सो दैट इज लाइक समथिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर नीड। यूजुअली जब हम श्योर होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो हम उसको इन प्लेस ही करना चाहते हैं, ओरिजिनल डेटा के अंदर ही मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। जबकि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जस्ट टू ऑब्जर्व कि क्या चीज़ हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसकी अलग कॉपी क्रिएट करके देख लें और उसके बाद अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो फिर आप उसे ओरिजिनल कॉपी के अंदर भी अपडेट कर दें। और इम्प्यूटेशन अगर आप नहीं करते, अगर आप रिमूवल के बारे में सोचते हैं तो फिर आप फॉर एग्जांपल ड्रॉप कर सकते हैं रोज को इस तरीके से। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट df डॉट ड्रॉप na, आप डेटा फ्रेम को लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर एक मेथड हमने कॉल किया ड्रॉप na। जैसे हमारे पास इज na है टू आइडेंटिफाई द मिसिंग वैल्यूज, फिल na है टू फिल इन द मिसिंग वैल्यूज विद समथिंग, और इसी तरीके से अगर हम मिसिंग वैल्यूज की रोज को ड्रॉप करना चाहते हैं तो हमारे पास मेथड जो है वो है ड्रॉप एन ए। सो ड्रॉप एन ए के अंदर हम वो फॉर एग्जांपल कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं जिनकी मिसिंग वैल्यूज की बेसिस के ऊपर आप रोज को ड्रॉप करना चाहते हैं। ये एक कॉलम भी हो सकता है और एक से ज्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉलम है जिसके अंदर 10 वैल्यूज मिसिंग हैं, आप सिर्फ अगर उस एक कॉलम की एतबार से ड्रॉप करना चाहते हैं तो 10 रोज ड्रॉप हो जाएंगी। या अगर आप यूं कहते हैं कि नहीं, दो कॉलम्स हैं जिनके अंदर से मिसिंग वैल्यूज की बेसिस के ऊपर हमें ड्रॉप करना है, और फर्ज करें कि पहले कॉलम में 10 वैल्यूज मिसिंग हैं और दूसरे कॉलम में भी 10 वैल्यूज मिसिंग हैं, लेकिन इनमें से दो वैल्यूज ऐसी हैं जो ओवरलैप करती हैं, तो उस सूरत में जो टोटल नंबर ऑफ रोज ड्रॉप होंगी वो कितनी होंगी? Try to give an answer to, for example, this question if it is possible. You can type in your response as well. I can repeat the question. The question is कि
अगर हमारे पास एक कॉलम है जिसमें 10 वैल्यूज मिसिंग हैं और दूसरा कॉलम है जिसमें 10 वैल्यूज मिसिंग हैं, राइट? लेकिन उन दोनों वैल्यूज के अंदर, उन दोनों कॉलम्स के अंदर दो वैल्यूज ओवरलैप करती हैं, यानी वो ऐसी रोज हैं जहां पे दोनों ओवरलैप करते हैं। तो अगर हम इस सूरत में ड्रॉप एन कॉल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी ड्रॉप होंगी? Let me give you options. Okay, so one option is 10, one option is 14, one option is 18, one option is 20. 10, 14, 18 and 20. 10. Junaid says that it could be 10. Anybody else? Ali says it could be 10. Okay, so this would be 18 because अगर हम ये कहें कि वो 10 की 10 अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट करती थी फिर तो 20 रोज ड्रॉप होती, राइट? लेकिन इनमें से, यानी इसका मतलब बेसिकली ये है कि उनकी 8 तो अलग रोज में एग्जिस्ट करती हैं, वैल्यूज दो ऐसी हैं जो कॉमन रोज में एग्जिस्ट करती हैं। तो 8 प्लस 8 16 प्लस 2 कॉमन, दैट विल बी 18। सो टोटल आपको 18 रोज इस सूरत में ड्रॉप करनी होंगी। ये बात समझ आई आप लोगों को? इफ यू हैव एनी लाइक डाउट अबाउट दिस थिंग प्लीज लेट मी नो, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। So say it's like saying that we have, for example, we have 1000 rows in a data set, ठीक है? उसमें 10 कॉलम्स हैं, ठीक है? एक कॉलम है जिसमें 10 वैल्यूज मिसिंग है, दूसरे में भी 10 वैल्यूज मिसिंग है। अगर तो वो अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट करती हैं तो फिर तो टोटल रोज जो आप ड्रॉप करेंगे उन दो कॉलम्स की बेसिस के ऊपर वो 20 बनेगी। डज इट मेक सेंस? अब हम ये कहते हैं कि फर्ज करें कि ये 10 की 10 वैल्यूज सेम जगहों पे एग्जिस्ट करती हैं रो वाइज। पहले कॉलम में भी उसी जगह पे 10 वैल्यूज मिसिंग है, दूसरे कॉलम में भी उसी जगह पे 10 वैल्यूज मिसिंग है। उस सूरत में अगर आप इन दो कॉलम्स की बेसिस के ऊपर रोज को ड्रॉप करेंगे तो वो सिर्फ 10 होंगी। डज दिस मेक सेंस? और अब अगर हम यूं कहें कि दो वैल्यूज सेम जगहों पे एग्जिस्ट करती हैं, बाकी 8 वैल्यूज दोनों की अलग अलग हैं, इसका मतलब है टोटल रोज जो आप ड्रॉप कर रहे होंगे वो 18 होंगी। अब डज दिस मेक सेंस? अगर 3 हो तो 17 होंगी, राइट? वैल्यूज जो आप अलग से लाइक ड्रॉप कर रहे होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? ओके, सो दो चीजें हमने यहां पर डिस्कस की। एक, आप रिमूव कर सकते हैं उनको, दूसरा आप उनको फिल इन कर सकते हैं किसी सूटेबल चीज के साथ, राइट? ओके, इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आपके फीचर्स जिन्हें आप फिल इन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपके पास जो लाइक जो फॉर एग्जांपल वेरिएबल है, वो वेरिएबल न्यूमेरिकल नहीं है। अगर न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो उसका मीन लिया जा सकता है, लेकिन अगर वेरिएबल न्यूमेरिकल नहीं है बल्कि कैटेगोरिकल है, तो उस सूरत में मीन फिलिंग पॉसिबल ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल डेटा का या कैटेगोरिकल डेटा का मीन नहीं लिया जा सकता। उस सूरत में आपके पास फिल करने की ऑप्शन क्या है? मिसाल के तौर पे आप मॉड से फिल कर सकते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है?
जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू होती है। तो अगर आपके पास कैटेगोरिकल डेटा है तो आप ये करेंगे कि आप उसमें जो सबसे फ्रीक्वेंट कैटेगरी है डेटा के अंदर, जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी इस्तेमाल हो रही है, आप मिसिंग वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल उससे फिल कर देते हैं। एंड अगेन लाइक ड्रॉपिंग तो एक ऑप्शन के तौर पे है ही, राइट। और उसके बाद आप फॉर एग्जांपल लाइक इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि वैल्यूज़ ड्रॉप करने का इम्पैक्ट क्या हुआ। मिसाल के तौर पे आप न्यूमेरिकल कॉलम के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेके ये देख सकते हैं कि इससे पहले डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, मिनिमम क्या था, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या था, मीडियन क्या था, थर्ड क्वार्टाइल क्या था, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या थी, राइट। और जब आपने उसको फॉर एग्जांपल ड्रॉप कर दिया है या आपने उसको फिल इन कर दिया है किसी चीज के साथ, तो ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके डेटा के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। सो दैट कैन गिव यू सम इंसाइट or some understanding about the impact that your operation of either dropping or filling it with something has caused. So it is always a handy practice कि हम डेटा को किसी पर्टिकुलर टेंजिबल एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाने से पहले ये देख लें कि डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज तो नहीं हैं, अगर हैं तो उनको पहले हम हैंडल करने की कोशिश करें। Okay, so let's have a few questions regarding this. What is the main disadvantage of simply deleting rows with missing values? You can just type in your response. Try and make a good guess out of it. A. So that would be appropriate in this case. अगर आप ज़ाहिर है rows delete कर रहे हैं तो आप data lose कर रहे हैं. So that would be a handy way of saying this thing. Okay. Which imputation technique replaces missing values with the average of the feature or the column? So which option would make sense in this case? We just talked about it. That's B, that's mean imputation. That's correct. When choosing an imputation method, it's important to consider. I've given you good options. So that would be B, the type of missing value. So for example, numerical के लिए आपको अलग considerations देखनी है और categorical के लिए आपको अलग considerations देखनी है. Right. Okay, the next thing that we talk about is basically outliers. सो अब हम प्री प्रोसेसिंग की जब बात कर रहे हैं तो प्री प्रोसेसिंग में पहली चीज़ जिसके बारे में हमने बात की वो तो है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। और हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ में पहली अहम चीज़ ये है कि आप आइडेंटिफाई करें मिसिंग वैल्यूज़। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको इनको ड्रॉप करना है या आपको इनको फिल इन करना है, राइट। सो ये कंसिडरेशन थॉटफुल होती है। आपको देखना है कि ड्रॉप करने के क्या फ़ायदे या नुकसान होंगे और किस सूरत में आपको ड्रॉप कर देना चाहिए, किस सूरत में आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। और अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको इम्प्यूटेशन करनी है, आप उनको उन वैल्यूज़ को फिल इन करना है ताकि वो मीनिंगफुल मानी दे सकें। तो आप इम्प्यूटेशन के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि आपको क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है। एक बहुत ही सादा सी टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मीन इम्प्यूटेशन है न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर, और मॉड बेस्ड इम्प्यूटेशन है
कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एडवांस्ड टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है. सो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इन वेरी सिंपल टर्म्स कि अगर हम मीन इम्प्यूटेशन करते हैं तो वो डेटा फ्रेम्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अप्लाई की जा सकती है. ओके, the next thing that we talk about is outliers. So handling pre-processing of the data के अंदर मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के बाद जो दूसरी चीज आमतौर पे हम देखते हैं वो है आउटलायर्स की मौजूदगी. अब बुनियादी तौर पर एक आउटलायर क्या होता है? आउटलायर एक ऐसा डेटा पॉइंट होता है जो यूजुअल डेटा पॉइंट से बहुत ज्यादा हटके होता है. और ये कहना कि कितना हटके हो तो हम उसे आउटलायर कहेंगे, ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है. यानी ये एक काबिले बहस बात है कि हम किस चीज को आउटलायर कहेंगे. सो फॉर एग्जांपल, इट्स लाइक सेइंग इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर, सो लाइक इतना दूर. सो इट्स प्रीटी मच लाइक दैट. तो हमें इस चीज के लिए कोई ना कोई डिसीजन क्राइटेरिया इस्तेमाल करना चाहता है, करना पड़ता है कि अगर हम किसी डेटा पॉइंट को बज़ाहिर देख रहे हैं जो यूजुअल डेटा पॉइंट से ज़रा फासले पे है, हटके है, तो हमारी कोई ना कोई थ्रेशोल्ड तो होगी, हमारे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकें कि हाँ, इस डेटा पॉइंट को हम आउटलायर के तौर पे ट्रीट करेंगे. अब पहली बात के मतलब बहुत अनयूजुअल रीडिंग्स हमारे पास डेटा में आती कहाँ से हैं? तो फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें कि आपके पास टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है. सो वो टेम्परेचर्स की वैल्यू एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ हैं. तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटीग्रेड्स के अंदर इन वैल्यूज़ को हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यानी यूजुअल वेदर डेटा जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ट्रॉपिकल सा टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जांपल 10 डिग्री से लेकर तो 42 या 43 डिग्री तक रहता है, तो लाइक ओके वी नो दैट ये हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ डेटा है. अच्छा, फर्ज करें हमें इसके अंदर किसी जगह पे जाके एक डेटा पॉइंट मिलता है -4, right? So we might say that okay, this was like from particular date, and on that date the like temperature really fell. Exceptionally हमारे यहाँ temperature late hours में कभी कभी 0 डिग्री के करीब fell कर जाता है. So yeah, it is like close to an outlier, but this is like valid data point as well. ओके, सिमिलरली अगर आप किसी हॉट वेदर एरिया के अंदर देखते हैं तो टेम्परेचर 48 या 49 या 50 डिग्रीज को टच कर रहा है, तो दैट अगेन विल बी अ काइंड ऑफ एक्सेप्शनल कंडीशन. अब ये आउटलायर है या एक्सेप्शनल है, लेकिन ये रियल है, यानी ऐसी सिचुएशन एक्चुअली अकर कर सकती है. अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी फर्ज करें आपको टेम्परेचर रीड करने को मिलता है 552. You know 552 can never occur. So that means there was some kind of error, typographical error while recording or entering this data, right? तो आउटलायर्स को एग्जिस्ट करने के मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, ठीक है. सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार के इंजन का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, तो कार के इंजन का टेम्परेचर काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है. फर्ज करें कि इस टेम्परेचर की रेंज जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कार ओवर हीट कर जाती है और उसके अंदर कोई ना कोई कोलैप्स एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर देता है. उस सूरत में टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 350 तक चला गया, राइट? तो जो आउटलायर्स होते हैं उनके अकर करने की मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं. एक तो ये कि एक्चुअली कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो आउटलायर आया, ठीक है. और दूसरा, ये कोई टाइपोग्राफिकल या रिकॉर्डिंग एरर भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आउटलायर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. अब जाहिर है जिस तरीके से हमने मिसिंग वैल्यूज के बारे में बात की कि हमें मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है, तो इसी तरीके से हमें आउटलायर्स को भी हैंडल करना होता है. बिकॉज जो एक्सेप्शनल वैल्यूज होती हैं वो हमारे एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल साबित हो सकती हैं. तो हमारे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, रेंज है, इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज के ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है. और जो डिसीजन मेकिंग हम करना चाहते हैं उसके अंदर भी ये चंद वैल्यूज बाकी वैल्यूज की निस्बत ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो सकती हैं. लिहाजा आउटलायर्स को पहले आइडेंटिफाई करना और फिर उनके बारे में ये फैसला करना कि उनको आपको कैसे ट्रीट करना है, ये एक अहम कंसिडरेशन होती है डेटा प्री प्रोसेसिंग के दौरान. तो सबसे पहले आपको डिटेक्शन मेथड्स के बारे में बात करनी है कि आप डिटेक्ट कैसे करेंगे आउटलायर को.
तो डिटेक्शन के लिए आपके पास मल्टीपल टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। उन टेक्निक्स की बेसिस के ऊपर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ को आउटलायर कहेंगे या नहीं कहेंगे, या किस थ्रेशोल्ड पे कोई चीज़ आउटलायर बन जाती है। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस भी एग्जिस्ट करती हैं। हम सिंपल विजुअलाइजेशन मेथड से, यानी डेटा को एक प्लॉट के अंदर देख कर भी हम कह सकते हैं कि ये वाला डेटा पॉइंट दूसरे डेटा पॉइंट से काफ़ी फासले पे है, सो वी कैन ट्रीट इट एज एन आउटलायर। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल जी स्कोर की बात करते हैं, इसके बाद हम विजुअलाइजेशन में बॉक्स प्लॉट्स को भी देखेंगे। तो जी स्कोर बेस्ड अगर हम मेथड इस्तेमाल करें तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली जी स्कोर क्वांटिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि आप हर वैल्यू में से मीन को माइनस करते हैं और उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर देते हैं, राइट? बुनियादी तौर पे आप इसको यूं ले लें जैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर लाइक आपका 66% डेटा मीन के साथ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले पे होता है। तकरीबन 95 या 96% डेटा 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पे होता है, और 99% डेटा 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पे होता है, राइट? तो मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हम जी स्कोर लेते हैं किसी भी फीचर का। मिसाल के तौर पे एक मीडियन इनकम का वेरिएबल है हमारे पास डेटा सेट के अंदर, कि हर कम्युनिटी के अंदर से जितने भी हाउसेस थे वहां से उन्होंने इनकम कलेक्ट की कि उनकी एवरेज इनकम क्या है, और उसकी एक मीडियन वैल्यू उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि इस एरिया के अंदर से मीडियन इनकम इतनी है और इस एरिया के अंदर से मीडियन इनकम इतनी है, ठीक है? अब मीडियन इनकम के अंदर आप आउटलायर्स डिटेक्ट करना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यूजुअली लोगों की इनकम एक खास रेंज के अंदर होगी कि अच्छा जी, लोग 50,000 से लेके 1 लाख तक कमाते हैं ऑन एवरेज महाना या व्हाटएवर। अच्छा, बीच में कोई केस ऑड ऐसा भी हो सकता है जिसकी इनकम फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनली लो है, मे बी 20,000 और 15,000, और कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसकी इनकम एक्सेप्शनली हाई है, मिसाल के तौर पे 5 लाख या 6 लाख या व्हाटएवर, राइट? सो बेसिकली आप ये कहते हैं कि आप इसमें से आउटलायर्स को रिमूव कर देंगे और नॉर्मल डेटा के साथ, विच विल बी द मेजॉरिटी ऑफ द फ्रैक्शन, मे बी 99% ऑफ द डेटा और सो, आप उसके साथ मूव ऑन करेंगे ताकि आपके डेटा का एनालिसिस रिलेटिवली स्मूथ रहे। तो जी स्कोर को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप बेसिकली हर वैल्यू में से मीन ऑफ द कॉलम माइनस करते हैं और उसको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कॉलम से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू, लाइक मीडियन इनकम का मीडियन इनकम की वैल्यू लें, हर वैल्यू में से इसका मीन माइनस कर दें। अब आप ये देखें तो ये ऑपरेशन वेक्टराइज्ड है। यहां बेसिकली फर्ज करें अगर आपके पास 10,000 वैल्यूज हैं तो मीन तो एक ही होगा, 10,000 वैल्यूज का मीन और 10,000 वैल्यूज की स्टैंडर्ड डिवीएशन ये एक ही होगी, ठीक है? लेकिन जब आप यूं लिखेंगे तो होगा क्या कि बुनियादी तौर पे हर 10,000 वैल्यू में से हर एक वैल्यू में से मीन को माइनस किया जाएगा और उसके स्टैंडर्ड डिवीएशन से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आपके पास फाइनली वो उनकी वैल्यूज आ जाएंगी, जी स्कोर्स आ जाएंगे हर वैल्यू के, और उस जी स्कोर की बेसिस के ऊपर अब आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि उसको आउटलायर के तौर पे ट्रीट करना है या नहीं करना, ठीक है? अब आप ये कहते हैं कि आप अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आपका डेटा मीन से 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पे है तो आप उसे नॉर्मल समझते हैं, अगर उससे ज्यादा परे है दोनों तरफ तो आप उसे आउटलायर समझते हैं। तो आप इसको यूं अप्लाई कर देते हैं, आप कहते हैं कि आप डेटा फ्रेम के अंदर से वो तमाम वैल्यूज जिनका जी स्कोर 3 से ज्यादा है, just look at this line, it says np which is numpy dot any, that means कि अंदर जो क्राइटेरिया दिया गया है उनमें से वो तमाम चीजें जो इस क्राइटेरिया को मीट करेंगी, और वो क्या है? where z score is greater than 3, जहां z स्कोर की वैल्यू 3 से ज्यादा है, राइट? एक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सिस का मतलब बेसिकली होता है कि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप किसी चीज को किस तरह से देख रहे हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज, राइट? सो जो लाइक व्हेन यू यूज लाइक वैल्यू एज 1, दैट मींस यू आर यूजिंग इट रो वाइज, ओके? आप ये कहते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर से वो तमाम जगह जहां जी स्कोर की वैल्यू 3 से ज्यादा है, राइट, तो आप उन तमाम चीजों को फिल्टर आउट कर लें यहां पे और उसको स्टोर कर दें एक वेरिएबल आउटलायर के अंदर, ठीक है? सो इफ वी एग्जीक्यूट दिस लाइन,
तो आपको बेसिकली वो तमाम वैल्यूज नजर आएंगी जो आउटलायर्स के तौर पे जी स्कोर के अंदर आउटलायर्स के तौर पे ट्रीट की गई हैं, राइट? सो I hope you understood this line. The primary line is like this one, right? I would like to show you the curve of uh, let me just show you the curve of normal distribution. Normal distribution का curve जो है, that can be a good start point for us to understand what we want to talk about. Yes. I hope you can see this other tab that I've just opened here. Yes. आपको ये टैब नजर आ रही है जो मैंने अभी खोली हुई है, राइट? इस टैब के अंदर अगर आप देखें तो यू कैन सी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? और जी स्कोर से मुराद हमारी क्या है? सो बेसिकली फर्ज करें कि ये हमने अपनी इनकम की डेंसिटीज यहाँ पे शो की हुई है, एवरेज इनकम जो भी मीडियन इनकम हमने रिपोर्ट की हुई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्ज करें ये मीन है, ठीक है? और हम लेफ्ट और राइट साइड पे स्टैंडर्ड डिविएशंस के एतबार से मूव कर रहे हैं। मीन +1 स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रेंज जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका 68% डेटा इस रेंज में लाया करता है। मीन +1 स्टैंडर्ड डिविएशन, -1 स्टैंडर्ड डिविएशन। सिमिलरली आपका 95% डेटा मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पे होता है। दिस वे मीन +2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन -2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। और सिमिलरली आपका 99.7% डेटा मीन ±3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पे होता है। लाइक यहां मीन +3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, मीन -3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, राइट? सो बेसिकली हमने जो क्राइटेरिया डेवलप किया उसमें हमने ये कहा है कि अगर आपके वो डेटा पॉइंट्स जो मीन ±3 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा दूर हैं, हम उन पॉइंट्स को आउटलायर्स कह रहे हैं। तो दिस इज वन स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ चूजिंग व्हाट वी रिगार्ड एज आउटलायर। ये बात आप लोगों को समझ आई? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स, प्लीज लेट मी नो। You can say yes, no, or something to respond. Guys, please let me know if you got this concept or not. Yes, sir. So basically, the first thing is, see, like 3 into standard deviation. 3 standard deviation means, for example, what is the standard deviation? Standard deviation basically measures the distance, the average distance of the data points from the mean. ठीक है? तो हम जितनी स्टैंडर्ड डिविएशंस मीन से दूर जा रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सेंटर से उतना दूर जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी से जितना दूर होता जाएगा, उतना ही उसके आउटलायर कहलाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अब ये फैसला हमें फॉर एग्जांपल खुद करना है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये भी कह सकते हैं कि डेटा जो है वो हाईली क्लोज टू सेंटर है, तो इस सूरत में हम अगर मीन से डेटा पॉइंट कोई 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पे भी है तो हम उसे आउटलायर कहेंगे,
राइट। इन दिस केस फॉर एग्जांपल हमने ये इंडिकेट किया हुआ है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन के फासले का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिया जाता है, दो स्टैंडर्ड डेविएशंस के फासले का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिया जाता है, और ये दोनों तरफ हो सकता है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। और इसी तरीके से तीन स्टैंडर्ड डेविएशंस के फासले का मतलब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिया जाता है। सो दैट मींस मीन प्लस 3 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिमिलरली मीन माइनस द 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, कि आप मीन से तीन स्टैंडर्ड डेविएशंस के फासले पे हैं इस वक्त। फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वी मीन टू से आउट ऑफ इट। और यहां क्राइटेरिया के तौर पे बेसिकली हम यहां पे कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि हम जी स्कोर को लेते हैं और जी स्कोर के अंदर हम ये वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं कि अगर जी स्कोर की वैल्यू 3 से ज्यादा है तो वो पॉइंट्स आउटलायर के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। जहां जी स्कोर की वैल्यू 3 या 3 से कम है उनको हम नॉर्मल डेटा पॉइंट्स ही समझेंगे, राइट। सो दिस इज वन टेक्निक, राइट। हम बॉक्स प्लॉट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिंपल विजुअलाइजेशंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां हम इसका एक बॉक्स प्लॉट बना के देख रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ बॉक्स प्लॉट लेटर। सो बॉक्स प्लॉट के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल मीडियन इनकम को अगर देखें तो आपको यहां पे नजर आएगा कि आपका जो फर्स्ट जो मिनिमम पॉइंट है फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल और ये, और उसके बाद बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो आउटलायर के तौर पे इसके बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हम अभी बॉक्स प्लॉट की डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे। आई विल एक्सप्लेन once we use box plot. I've just for the sake of representation मैंने यहाँ पे box plot को include तो किया है, लेकिन visualizations के बारे में हम next टाइम से बात करना शुरू करेंगे। अच्छा, अब आउटलायर्स को भी हम कैसे हैंडल करेंगे? आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि आप सिंपली वही करें कि रिमूव कर दें। आपको जो आउटलायर्स नजर आ रहे हैं आप उनको फॉर एग्जांपल सिंपली ड्रॉप कर दें, रिमूव कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मिसिंग वैल्यूज के साथ कर रहे थे। दूसरी टेक्निक आपके पास क्या है कि आप कैप कर दें, ठीक है। सो लिमिट आउटलायर्स वैल्यू टू चूजन थ्रेशोल्ड। आप ये करें कि अच्छा इस फ्रैक्शन से बड़ी जो भी वैल्यू होगी उसको बस इसके बराबर सेट कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे हम एक मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करते हैं 100। अब उसके बाद कोई वैल्यू 100 से ऊपर जितना मर्जी जा रही है उसको हम 100 पे कैप कर देंगे कि नहीं 100 से ऊपर नहीं जा सकती। सो जस्ट लाइक कैप इट ऑन 100 एंड सिमिलरली ऑन द लोअर साइड एज वेल। आप लोअर साइड पे भी ये काम कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इस तरीके से विंसराइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन भी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनकी डिटेल के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक टू मेन थिंग्स, रिमूवल एंड कैपिंग, फॉर द सेक ऑफ मेंशनिंग। मैंने विंसराइजेशन को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसमें हम टेल से कर देते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लॉग स्केलिंग या और चीज़ें। बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टू सिंपल टेक्निक्स, रिमूविंग कि आपको आउटलायर नजर आ रहा है, आप उस आउटलायर को रिमूव कर दें। रिमूव करने के ऊपर वही कंसर्न्स होंगे कि अगर वैल्यूज ज़्यादा हैं और आप उन्हें रिमूव कर देते हैं या वैल्यूज जेन्युइन थी और वो कोई मिस रीडिंग्स नहीं थी तो ज़ाहिर है यू आर लूजिंग सम डेटा, यू माइट बी लूजिंग सम वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत अहम बात बता रही होती है कि ये कोई अनयूजुअल इवेंट है जिसको आपने लूज कर दिया इसके अंदर से। सो रिमूविंग के एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से कैपिंग के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ फॉर एग्जांपल आप अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप डेटा फ्रेम के अंदर से जहां जी स्कोर की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं है उसको रख लें, बाकी यहां से ड्रॉप हो जाएगा। सो यू आर सेइंग दिस यूजिंग दिस टिल्ड साइन, या बेसिकली इंडिकेटिंग, इफ यू रिमेंबर यही कंडीशन हमने ऊपर इस्तेमाल की थी उन आउटलायर्स को इंडिकेट करने के लिए। अभी हम ये कह सकते हैं कि हम डेटा फ्रेम के अंदर से वो सारी जगह जहां पे जी स्कोर की वैल्यू 3 से ज्यादा है, ठीक है, उनको रिमूव कर देंगे, बाकी को रख लेंगे। सो लाइक दिस इज हाउ वी कैन गो, दिस इज लाइक वन अप्रोच ऑफ कॉल्ड लाइक रिमूविंग, ठीक है। और दूसरी जैसे मैंने कहा कि आप उसको कैपिंग भी कर सकते हैं, कैपिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। सो अब ये चीज डिसाइड करना कि आपको
क्या करना चाहिए, आपको रिमूव कर देना चाहिए या उसको कैप कर देना चाहिए या उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके पास आउटलायर्स कितने एग्जिस्ट करते हैं, उन आउटलायर्स के आने की वजह क्या थी, आया वो कोई जेन्युइन सिचुएशन है, एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, और क्या वो आपके एनालिसिस के अंदर बहुत रेलेवेंट है या वो कोई मिस रीडिंग्स हैं. So, like, there is a lot of insight, human insight going into this when you make these decisions कि आपको outliers के साथ क्या करना होता है. Okay, so just a few questions to go with. What can be a disadvantage of removing outliers? Gee, which option do you feel is suitable in this situation? Okay, so you got B. Okay. Now this is a little tricky. Actually, like B is a sound option, decrease training data size, क्योंकि आप outliers remove करेंगे तो depending on कि कितने remove हुए हैं आपका data size ज़ाहिर है shrink कर जाएगा. So you'll be losing some information in that context. Uh, and in some sense, ये आपकी मॉडल की एक्यूरेसी को डिस्टर्ब कर सकता है. ऑल्दो ये बात ज़रा मुश्किल होगी कहना कि ये रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा, लेकिन ये आपकी मॉडल की एक्यूरेसी को भी इन्फ्लुएंस करेगा, बिकॉज एज आई सेड outliers sometimes contain very important information as well. So for example, अगर आप एक अनॉमली डिटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन अनॉमलस थी, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं. अगर आप किसी असेंबली लाइन के ऊपर से उन प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली क्लासिफाई या फ्लैग करना चाहते हैं जिनके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स अगेन यू आर interested in these kind of exceptional values. So B is a good option to go with, but yes, A is also considerable in this situation. Data science और machine learning, इन दोनों डोमेन्स के अंदर ह्यूमन इंटुएशन कि आप किसी चीज को कैसे सोचते हैं और किस हद तक सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है. क्योंकि जो चीज़ें आप एनालिसिस के अंदर इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे, उसमें बहुत सारे फैसले बतौर डेटा साइंटिस्ट आपको खुद करने होते हैं, या मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे आपको खुद ये फैसला करना होता है कि क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड नहीं करना. अब जो आप इंक्लूड या एक्सक्लूड करेंगे वो अपनी जगह कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जो फैसला आपने इससे पहले कर दिया इंक्लूजन का या एक्सक्लूजन का, उसका इम्पैक्ट आपकी वजह से उसके ऊपर आएगा. तो ह्यूमन इंटुएशन is extremely significant when you do data science and machine learning. Okay, so z-scores identify outliers that are so A, B, or C. So z-scores identify outliers that are B. Junaid says it's B. And that's exactly what it is. So it identifies outliers that are certain number of standard deviations from the mean. So choice is yours, like whether you go with 1, 2 or 3. अभी जो हमने ऊपर अभी अप्लाई की आउटलायर डिटेक्शन टेक्निक, उसके अंदर हम 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले पे जो चीज़ें थी उनको आउटलायर्स कह रहे थे, राइट.
सो बॉक्स प्लॉट्स के बारे में बात करें तो करेंगे तो हम इंटर क्वार्टाइल रेंजेस की बात तब करेंगे. ओके. Capping is a good technique for handling. So what do you think is appropriate in this case? A. So Ushpa says that A is a good option for this. Anybody else with the same or any different answer? B. Okay. Okay, like one thing is very clear that C doesn't make sense. हम मिसिंग डेटा पॉइंट्स को तो हैंडल नहीं कर रहे. सो हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचती हैं, ए या बी. अच्छा, अगर आप ए को देखें तो ए ये कह रहा है कि इट्स लाइक गुड टू लाइक हैंडल मेजरमेंट एरर्स, राइट. और अगर आप बी को देखें तो बी सेज दैट इट्स अ वैलिड एक्सट्रीम, इट्स गुड टू हैंडल वैलिड एक्सट्रीम वैल्यूज विद इन द पॉपुलेशन. अब देखिए, जो वैलिड एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जनरली हम उनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहते, या राइट. और अगर मेजरमेंट एरर्स की वजह से हैं तो लाइक वी वुड बी डैम हैप्पी दैट यस लेट्स कैप देम, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू नहीं हो सकती. सो आई गेस ए वुड बी अ मोर सेंसिबल चॉइस इन दिस केस टू गो विद. कि अगर, और ये बात आइडेंटिफाई करना कि कोई एक्सट्रीम वैल्यू मेजरमेंट एरर की वजह से है या एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं. सो यहाँ पे अगेन आपकी जो डोमेन इनसाइट है, इंटुइशन है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होगी. सो या आई गेस ए शुड बी अ बेटर ऑप्शन टू कंसिडर इन दिस केस रादर देन बी. जो वैलिड एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको रिमूव करना एक क्रूशल कंसिडरेशन होती है. समटाइम्स सिचुएशनली उनको रिमूव कर देना बेहतर होता है, लेकिन समटाइम्स उनको रिमूव करने का बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, बल्कि अक्सर होता है. Okay, so in our journey to talk about pre-processing the data, we have talked about two techniques so far. One is how to handle the missing values, and second, how to handle the outliers. The third technique, the third aspect, the third concept that we cover in pre-processing the data is encoding categorical variables. अब इस बात का क्या मतलब है, एनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. सबसे पहले कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है? कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल? यानी हमारे पास वेरिएबल की टाइप न्यूमेरिकल भी हो सकती है और कैटेगोरिकल भी हो सकती है. तो आप बता सकते हैं कि कैटेगोरिकल की कोई कोई मिसाल कैटेगोरिकल वेरिएबल की, कैटेगोरिकल डेटा की. Okay, the variable to which the answer is yes or no. Any other example? Just think about your information that university collected. आपकी सारी वो इंफॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी ने कलेक्ट की उसमें से आप आइडेंटिफाई करें अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल. So a very simple example would be gender. So gender is categorical. Like educational details. That's a little fuzzy. So we can say very clearly that gender is a categorical variable.
It will have either one category or the other, right? Similarly, like there can be variables which have more categories, right? So, for example, your grade is also a kind of category. So, for example, yeah, open merit or quota. So, like that's also a kind of category, correct? Similarly, for example, if you talk about grades, A or A plus or something like that, that's also a kind of categorical thing, right? अच्छा, अब कैटेगोरिकल डेटा के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है, दो कैटेगरीज की हद तक चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। समटाइम्स आप देखें, आपको क्वेश्चनेयर्स में रिस्पॉन्सेस देने होते हैं। आपने हो सकता है कभी कुछ सर्वे फॉर्म्स फिल इन किए हुए हैं जिसमें आपसे पूछा गया हो कि आप फलां चीज़ के साथ कैसा महसूस करते हैं, और नीचे आपको ऑप्शंस में दिया गया हो कि एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड। अब ये भी एक कैटेगोरिकल ऑप्शंस हैं जो जिनमें से आपको एक ऑप्शन पिक करनी है। तो आप अगर नॉर्मली कहें कि हमारे पास अगर दो किस्म का डेटा है, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल, तो कैटेगोरिकल डेटा के बारे में हम बहुत क्लियरली जानते हैं कि उसके अंदर जो जवाब होते हैं वो न्यूमेरिकल नहीं होते, वो क्वांटिफाइड नहीं होते, बल्कि वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर मैप कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कैटेगरीज ऑर्डिनल भी हो सकती हैं। ऑर्डिनल का मतलब ये है कि उनके दरमियान एक क्वांटिफाइड रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप का जवाब है एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, सो यहाँ एक ऑर्डिनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं होता। मिसाल के तौर पे मेल या फीमेल में ऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं है, लाइक सेइंग के जी मेल ऊपर है या फीमेल ऊपर है, लाइक ये ऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं है, राइट? दिस जस्ट अ कैटेगराइजेशन। लेकिन जो आपके पास स्केल के ऊपर चीजें आ रही हैं, लाइक लाइक एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड या सो ऑन सो फोर्थ, तो ये बेसिकली ऑर्डिनल रिलेशनशिप भी इनके दरमियान, क्वांटिफाइड रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। बट एनीवे, बोथ आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, राइट? अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का एक मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जवाब है मेल या आपका जवाब है फीमेल, या सिमिलरली अगर आपका जवाब है एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड या एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, कैटेगोरिकल डेटा का एक प्रॉब्लम यह होता है कि ज्यादातर मशीन लर्निंग मॉडल्स टेक्स्ट डेटा को हैंडल नहीं कर सकते। आई से इट अगेन कि ज्यादातर मशीन लर्निंग मॉडल्स टेक्स्ट डेटा को, या सादा लफ्जों में कह लें नॉन न्यूमेरिक डेटा को हैंडल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक वेरिएबल है जेंडर, जिसको आप दो वैल्यूज दे रहे हैं, मेल या फीमेल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इस सूरत में ये डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकेगा। We will talk about like machine learning when we really discuss that course of machine learning. लेकिन in general machine learning models के अंदर numerical weighted sums calculate करके चीजें करने की कोशिश की जा रही होती है। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो टेक्स्ट डेटा के साथ प्ले कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्री बेस्ड मॉडल, लेकिन ज्यादातर मॉडल्स नहीं कर सकते। तो पहला मसला तो ये है कि कैटेगोरिकल डेटा चूंकि नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है आमतौर पे, तो मशीन लर्निंग मॉडल्स उसको हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा मसला फिर ये है कि हम ये कहते हैं कि चलें हम इनको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से दैट ओके, लेट्स से दैट मेल को हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फीमेल को 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कैटेगरीज ज़्यादा हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी लोग 3 रीजन से आते हैं, अर्बन रीजन से, रूरल रीजन से और सेमी अर्बन रीजन से, जस्ट फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो इस सूरत में हम कह देते हैं जी चले ठीक है, एक को हम 0 कह देते हैं, एक को हम 1 कह देते हैं, एक को हम 2 कह देते हैं। तो एक सादा तरीका तो ये है कि आप कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल लेबल्स के साथ ट्रांसफॉर्म कर दें। आप उन्हें 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी जितनी भी कैटेगरीज हैं आप उनको वो नंबर्स असाइन कर दें। इन नंबर्स को असाइन करने का फायदा क्या होगा कि मशीन लर्निंग मॉडल्स चूंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की बेसिस के ऊपर सारे नताइज तैयार करते हैं, उनके लिए इस डेटा को प्रोसेस करना आसान हो जाएगा, राइट? अब जहां हम ये बात कहते हैं
तो वहां एक मसला फिर और आ जाता है। वो ये है कि सारे जो आपके फॉर एग्जांपल नताइज होते हैं उनमें ऑर्डिनल रिलेशनशिप नहीं होता। मिसाल के तौर पे जब हम कहते हैं कि मेल 0 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और फीमेल को 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां एक क्वांटिफिकेशन तो नजर आ रही है कि 0 इज एज अ नंबर स्मॉलर देन 1। लेकिन हम नेसेसरली ये नहीं कह रहे कि फीमेल मेल से सुपीरियर है, या सिमिलरली अगर हम इसको ऑपोजिट तरीके से एनकोड कर दें तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि मेल फीमेल से सुपीरियर है, राइट? We don't want to develop an ordinal relationship here. Similarly, if we are saying कि किसी की कैटेगराइजेशन उसकी ओरिजिन के एतबार से क्या है, और हम कहते हैं कि you come from for example urban area और सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया, राइट? सो अगर हम इसको 0 1 2 3 कहें तो यहाँ अगेन एक प्रॉब्लम ये आएगा कि न्यूमेरिकली 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, राइट? तो आप जिस भी कैटेगरी को 0 या 1 या 2 देंगे वो न्यूमेरिकली उस तरीके से एक काइंड ऑफ ऑर्डिनैलिटी एसोसिएट हो जाती है उसके साथ, ठीक है? तो हम ये भी नहीं चाहते। अब हमने कहा कि एक तरीका तो ये है कि आप जो नॉन न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल डेटा है आप उसको नंबर्स में एनकोड कर दें। लेकिन नंबर्स में एनकोड करने का एक प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कैटेगरीज होंगी या इवन 2 भी होंगी तो हम उनके दरमियान एक काइंड ऑफ ऑर्डिनैलिटी ला महाला देख रहे होंगे जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक बहुत पॉपुलर टेक्निक एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके डेटा में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने तमाम कॉलम्स को देखें, df डॉट कॉलम्स के जरिए आप तमाम कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं और फिर आप उसके अंदर ये कहते हैं कि हर कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज का काउंट लें, एंड यूनिक फंक्शन आपको हर कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यूज का काउंट दे देगा, ठीक है? और आप ये कहते हैं उसके अंदर कि आप उसमें से सिर्फ वो आइडेंटिफाई करें जिसमें यूनिक वैल्यूज की तादाद 10 से कम है, फॉर एग्जांपल। अब जाहिर है जो कैटेगोरिकल डेटा है उसमें कैटेगरीज लिमिटेड होंगी, 2 3 4 5 6, यूजुअली इतनी ही कैटेगरीज होंगी, ठीक है? और अगर आप ये क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई करें तो आपको नजर आता है कि बेसिकली आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल कोई भी इस डेटा सेट के अंदर असल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूं कर दूं तो यहाँ सारे आ जाएंगे बिकॉज लाइक दे हैव लाइक ऑल लाइक डिफरेंट यूनिक वैल्यूज इन दैम, राइट? बट इफ आई से दैट आई वांट टू आइडेंटिफाई कैटेगोरिकल वेरिएबल तो एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप यूनिक वैल्यूज देखें कितनी है। तो अगर मैं कहता हूँ 5, कि वो ऐसे तमाम फीचर्स जिनके अंदर यूनिक वैल्यूज 5 या 5 से कम है हम उनको यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इन दिस डेटा सेट वी एक्चुअली फाइंड नो सच फीचर्स विच आर कैटेगोरिकल, राइट? सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सारे फीचर्स न्यूमेरिकल हैं एंड वी डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग दोस। बट लेट्स से वी हैव, अगर हमारे पास कोई एक फॉर एग्जांपल फीचर है जिसकी वैल्यू जो है वो कैटेगोरिकल है, उसके अंदर 3 यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, लेट्स से इट्स लाइक अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल, राइट? तो अब इस वेरिएबल को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग में आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस लाइन सेज कि आप डेटा फ्रेम लें जिस डेटा फ्रेम के ऊपर आपको वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करनी है, फिर आप कॉलम्स की लिस्ट स्पेसिफाई कर दें, वो तमाम कॉलम्स जिनको आप कैटेगोरिकल समझते हैं और उनको आप एनकोड करना चाहते हैं, ठीक है? और ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू का मतलब यह है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जो पहला एक्चुअल कॉलम था उसको आप ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? आप चाहें तो उसको रख भी सकते हैं लेकिन आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि मेरे पास एक कॉलम है जो एरिया के बारे में बात कर रहा है जिसकी 3 वैल्यूज है, और वो 3 वैल्यूज क्या है? अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल, ठीक है? अब इन 3 वैल्यूज को जब आप यहां पे कहते हैं कि कॉलम्स में एक ही कॉलम है एरिया, ठीक है? आपने फंक्शन यहां इस्तेमाल किया pd.getDummies।
ये जो गेट डमीज फंक्शन है ये बेसिकली क्या करेगा कि जो कॉलम आपने इसको दिया है या कॉलम्स आपने इसको दिए हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने एक ही कॉलम दिया है, दैट इज एरिया कॉलम, और उस एरिया कॉलम के अंदर 3 यूनिक वैल्यूज हैं, तो ये बेसिकली 3 नए कॉलम क्रिएट कर देगा। ये बेसिकली 3 नए कॉलम क्रिएट कर देगा विद द नेम्स ऑफ द कैटेगरीज। पहले कॉलम का नाम अर्बन रख देगा, दूसरे का सेमी अर्बन और तीसरे का रूरल, राइट। और फिर क्या होगा कि हर पर्सन जो है वो या अर्बन से है या सेमी अर्बन से है या रूरल से है। इसका मतलब ये है कि हर पर्सन के अगेंस्ट ये 3 वेरिएबल्स लिखे हुए होंगे और इनमें से किसी एक की वैल्यू 1 होगी, बाकी दोनों की 0 होगी। इसका नतीजा बेसिकली ये निकलेगा कि दोनों काम हो गए। पहला, टेक्स्ट डेटा को या नॉन न्यूमेरिक डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा, जो ऑर्डिनलिटी का हमें खदशा था कि इसके दरमियान जो नंबर की क्वांटिफिकेशन की वजह से नताइज के ऊपर असर अंदाज हो सकती है ये चीज, वो क्वांटिफिकेशन भी खत्म हो गई। अब हमें मालूम है कि तीनों में से कोई एक वेरिएबल 1 होगा, बाकी दोनों 0 होंगे। दिस इज कॉल्ड वन हॉट एनकोडिंग, कि आप अपनी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन तमाम कैटेगरीज के इक्वल कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं, और आपको ये मालूम होता है कि इन तमाम कॉलम्स में से किसी एक रो के अंदर किसी एक ही की वैल्यू 1 होगी। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वन हॉट, दैट वन फीचर विल बी हॉट एंड others will be cold in this context. Please let me know if you understood this concept of one hot encoding. वन हॉट एनकोडिंग के अलावा हमारे पास लेबल एनकोडर भी है। लेबल एनकोडर सिंपली फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर लेबल्स एसोसिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इट कुड से कि अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, लो, मीडियम और हाई, और उनमें ऑर्डिनलिटी एग्जिस्ट करती है, अगर ऑर्डिनलिटी एग्जिस्ट करती है फिर तो हम उन्हें 0 1 2 3 कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला मसला था वो सिर्फ ये था कि हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना था, और ऑर्डिनलिटी हमारे लिए मैटर करती है, लिहाजा हम ऑर्डिनलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप सर्वे स्केल के ऊपर अगर आप कहते हैं कि आप एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड को 5, सेटिस्फाइड को 4, न्यूट्रल को 3 और डिससेटिस्फाइड को 2, और फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड को 1 दे देते हैं, दैट विल बी ऑल राइट, बिकॉज इन दैट केस आप बेसिकली जो आपका सर्वे रिस्पॉन्स है उसमें आप एक न्यूमेरिक क्वांटिफिकेशन रखना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि 5 को 4 से बेहतर समझा जाए रिस्पॉन्स में, और 4 को 3 से, और 3 को 2 से, और 2 को 1 से। सो उस सूरत में आपके पास लेबल एनकोडिंग की गुंजाइश भी मौजूद होती है, आप लेबल एनकोडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफन हमें ज़्यादातर वन हॉट एनकोडिंग इस्तेमाल करनी चाहती है, चूँकि हम ऑर्डिनलिटी को भी अवॉइड करना चाहते हैं। So that's where we stop for now. Please let me know if you have any questions. I would be happy to answer those. The recording will be like uploaded shortly as well of this session. So please go ahead if you have any questions. Okay, so I assume we have no questions and we can